उसके बाद आप लोगों की कॉपियां बन चुकी है। हिंदी की कॉपी कितनी कॉपी कितनी कॉपी बनाए आप लोग? कितनी कॉपी बनाए हैं? हाँ, अभी अभी के लिए एक ही बनाए हो, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, CW की एक ही बनाइए। जब स्कूल खुल जाएगा, जब आप लोग आने लगेंगे, तब दूसरी कॉपी आप लोग गृह कार्य की बना लेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें जो मुहावरा दिया हुआ है उस मुहावरे पर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं किस बच्चे को कितना मुहावरा आता है। ऐसी बात नहीं है कि मुहावरे मुहावरे का प्रयोग या मुहावरे का अर्थ क्या क्लास आप लोग 10th में ही सुने हैं, इसके पहले भी कभी सुने हैं? बताइए, सुने हुए हो? मुहावरे का प्रयोग भी करते मुहावरे का प्रयोग भी करते हो? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जनरली मुहावरे का प्रयोग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ। हम्म। उन्हीं मुहावरों का प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं जिनका अर्थ हमें पता होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा नृत्य किया, डांस किया, है ना, बहुत अच्छा डांसर है कोई बच्चा, कोई लड़की या कोई लड़का बहुत अच्छा डांसर है, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो या उसने कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं की हो, ऐसी परिस्थिति में वो बहुत अच्छे से डांस जब नहीं कर पाता है और आकर वो कारण देने लगता है या देने लगती है कि हमारे साथ ये समस्या हो गई, इसीलिए आज की प्रतियोगिता थी जो मैं विजयी नहीं हो पाई, आज की प्रतियोगिता में मैं कुछ नहीं कर पाई। तो कुछ लोग उसके साथ सहानुभूति जताएंगे कि अरे हाँ तुम तो बहुत अच्छे डांसर हो, तुम तो बहुत अच्छे डांसर हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन कुछ लोग उसे क्या ये भी कहने से बाज नहीं आएंगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बोलोगी, क्यों नहीं बोलोगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बोलते हैं ना। हाँ, उस समय इस मुहावरे का प्रयोग लोग करेंगे कि हाँ हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी नाच नहीं आ रहा है और आंगन ही टेढ़ा है, दोष किसको दे रहे हैं? आंगन को। तो इस तरह से बहुत सारे मुहावरे हैं, है ना। या मान लीजिए किसी को कुछ खाने को बढ़िया मिल गया, किसी के यहाँ गए, रास्ते में मान लीजिए जा रहे हैं और अचानक कोई ऐसा मित्र मिल गया जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ, बहुत सारे खाने की सामग्री लेकर अपने साथ है और कह दिया कि अरे भाई लो तुम लोग भी खा लो, अच्छा हुआ कि मिल गए रास्ते में। तो उस समय हम लोग कहते हैं बिल्ली के भागे छीका टूटा, कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। तो बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा परिश्रम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है, तो हम लोग कहते हैं कि आज उसकी माँ जो है घर में घी के दिए जलाएगी, यानी खुशी मनाएगी। या ये भी कहेंगे कि अरे उसने अपनी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, तब तो इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो बच्चों, हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मुहावरे का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन मुहावरे का प्रयोग करने से क्या होता है, भाषा में बहुत अधिक प्रभावशाली, भाषा प्रभावशाली बन जाती है और बहुत उसमें सौंदर्य, बहुत उसका महत्व बढ़ जाता है, सौंदर्य के साथ साथ महत्व भी बढ़ जाता है। अब जैसे इस पाठ में एक मुहावरा है, पहले ही पेज में देखिए, सबसे लास्ट नीचे दिया हुआ है, छोटा मुंह बड़ी बात। इसका क्या अर्थ होगा? जिसको जो समझ में आ रहा है बताइए। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब हेलो, क्या इसका मीनिंग होगा? छोटा मुंह बड़ी बात का क्या अर्थ होगा? कुछ भी बोलो। हाँ, वेरी गुड। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी समझ से या अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। जैसे मान लीजिए दो चार बड़े लोग बात कर रहे हों, या दो चार बड़े लोगों में आर्गुमेंट्स हो रहा है, किसी बात को लेकर बहस चल रही है, और वहां कोई बच्चा जाकर क्षमा मांगते हुए कहता है कि जब देख रहा है दो चार बड़े लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, बहुत बहसा बहसी हो रही है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है,
उस समय उन लोगों से कम आयु का कोई लड़का या लड़की, है ना, इस बात को देख रहा है, इस घटना को देख रहा है या देख रही है, और बर्दाश्त के जब बाहर हो जाता है तब वो जाकर बड़े ही विनम्र तरीके से ये कहता है या कहती है कि देखिए भाई, आप लोग लड़ना झगड़ना छोड़िए, छोटी मुंह बड़ी बात, यानी क्षमा मांगते हुए वो आदमी या वो लड़का या लड़की इस बात को कहता है कि छोटी मुंह बड़ी बात, मैं तो उम्र में आप लोगों से बहुत छोटी हूँ, है ना, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कहने के लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। आप लोग बेमतलब का फिजूल में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इस समस्या का समाधान तो मेरे विचार से ये होना चाहिए। अगर आप लोग को उचित लगे तो आप लोग मान लीजिए। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के मुहावरों का प्रयोग करते हैं ना बच्चों? हाँ बोलिए। हाँ, तो अपनी हैसियत से बढ़कर किसी बात को कहना, वहां पर ये मुहावरा लागू होता है, छोटा मुंह या छोटी मुंह बड़ी बात। ये सब मुहावरा आप लोग नोट करते जाएंगे किताब में अंडरलाइन करते चल रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, क्योंकि ये निश्चित रहेगा ही। उसके बाद है प्राण सूख जाना। हाँ, भयभीत हो जाना, डर जाना, प्राण सूख जाना। यहाँ पर भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख गए। प्राण सूख जाना यानी पूरी तरह से डर जाना, भयभीत हो जाना। उसके बाद है ऐरा गहरा नत्थु खैरा। इसका क्या अर्थ होगा? मामूली से मामूली व्यक्ति, मामूली से मामूली या साधारण से साधारण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं, साधारण से साधारण व्यक्ति या मामूली से मामूली व्यक्ति। ये लिखते जाओगे तुम लोग, जहां लिख रहे हो मुहावरा कॉपी में लिखते भी जाओगे। उसके बाद रात दिन आंखें फोड़ना। क्या होगा? रात दिन, हाँ, कठिन परिश्रम करना। रात दिन आंखें फोड़ना मतलब कठिन परिश्रम करना। ठीक है। उसके बाद है खून जलाना। खून जलाना मतलब, हाँ, खून जलाना मतलब नहीं, खून जलाना मतलब गुस्सा करना बेटा नहीं, खून जलाना मतलब मेहनत करना। यहाँ पर देखिए, वाक्य को देखिए, खून जलाना पड़ता है तब कहीं यह विद्या, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? कहने को आ जाती है। खून जलाना पड़ता है मतलब गुस्सा करना पड़ता है। इस वाक्य के अनुसार क्या हो रहा है? हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो जिसने भी कहा क्रोध करना, वो नहीं, गलत होगा, क्रोध करना नहीं। नेक्स्ट है मुहावरा जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना, हाँ, दिल टूट जाना, बहुत दुखी होना। यस, क्योंकि क्योंकि नहीं, यहाँ पर दुखी हो जाना होगा बेटा, बहुत दुखी हो जाना, उत्साह समाप्त नहीं, दुखी हो जाना। क्योंकि अगर आपको मुहावरा पता नहीं होगा, और इस पार्ट से ढेरों मुहावरे आते हैं एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं मुहावरे। इसीलिए आप लोगों को मैं मुहावरे पर ज़्यादा फोकस दे रही हूँ, और हर पार्ट में मुहावरा कहीं ना कहीं मिलेगा ही। उन सभी मुहावरों को आप लोगों को लिखना है और उसको तैयारी करनी है। ठीक है। उसके बाद है जी लगाकर पढ़ना। जी लगाना मतलब, हाँ, जो पूरे जोश से, पूरे लगन से, पूरे मेहनत से। जी लगाना यानी पूरे मेहनत से, मन से। नेक्स्ट है नंगी तलवार लटकना। नंगी तलवार लटकना। हाँ, नंगी तलवार लटकने का मतलब होता है सिर पर खतरा मंडराना। ठीक है, सिर पर खतरा मंडराना। उसके बाद है आड़े हाथों लेना। हाँ, आड़े हाथे लेना यानी कठोरता से पेश आना। घाव पर नमक छिड़कना। हाँ, वेरी गुड।
यानी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी कर देना। तलवार खींच लेना, तलवार खींच लेना मतलब किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार होना, तैयार रहना, ठीक है। टूट पड़ना मतलब, टूट पड़ना मतलब अचानक, अचानक बरस जाना, अचानक किसी पर क्रोधित हो जाना। टूट पड़ना यानी अचानक किसी पर बरस जाना, अचानक किसी पर क्रोधित हो जाना, ठीक है। सिर फिर जाना, ये पेज नंबर 58 में है, सिर फिर जाना, इसका क्या अर्थ होगा? हाँ, सिर फिर जाना यानी पूरी तरह से बुद्धि घूम जाना, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, हाँ हाँ, ऐसा व्यक्ति जो उस लायक नहीं है, जो उस वस्तु के लायक नहीं है, यानी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में योग्य वस्तु की प्राप्ति, ठीक है ना। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में योग्य वस्तु की प्राप्ति। दांतों पसीना आ जाना, नहीं, बहुत कठिन परिश्रम करना। दांतों पसीना आ जाना यानी बहुत कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना, इसका बहुत कठिन कार्य करना। तो उसके बाद फिर है इधर हाथ पांव फूल जाना, इसका क्या अर्थ होगा? हाथ पांव फूल जाना, हाँ, घबरा जाना, हाथ पांव फूल जाना है ना, डर जाना या घबरा जाना। तो इस तरह से जितने मुहावरे हैं इन सबको आप लोग चैप्टर 1 में ही लिखोगे, इसका अर्थ लिख लोगे और अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग जरूर कर लोगे, क्योंकि ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इसमें से निश्चित पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। लगभग इसमें से जितने मुहावरे हैं कम से कम इसमें बदल बदल कर मुहावरे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब इस पाठ के अनुसार जिस बच्चे को जो भी समझ में आए किताब देखकर ही सामने खोल कर बैठो और इसका जवाब आप लोग देंगे। इसमें 5 प्रश्न हैं, 1-2 पंक्तियों वाले। तो इसमें आप 5 प्रश्न दिए हैं, लेकिन बाकी आपको और 10-15 प्रश्न स्वयं बनाने होंगे इस पाठ को पढ़कर। क्लास 8-9 में आप लोग प्रश्न बनाते रहे हैं ना, संक्षिप्त प्रश्न। हाँ हाँ, क्यों? हाँ, तो उसी तरह से आपको कॉपी में संक्षिप्त प्रश्न बनाने भी होंगे। इस तरह के जो प्रश्न हैं 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न, ये 1 नंबर के आपके एग्जाम में रहते हैं और इसको आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, और इसके नीचे जो है 25 से 30 शब्दों वाले ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में आते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सबकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए, तो पहला प्रश्न है कथा नायक की रुचि। अच्छा ये बताइए, कल मैंने आप लोगों को पोर्शन ए भेज दिया है, सिलेबस दिखा सबको? 9th के साथ साथ 10th का भी मैंने भेज दिया है। हाँ हाँ, तो वही आपका सिलेबस है, उसी को पढ़ना है। और मैंने उसी सिलेबस को बना दिया है मंथ वाइज कि किस मंथ में किस किस चैप्टर्स की पढ़ाई होगी। तो अभी अप्रैल महीने में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बड़े भाई साहब और डायरी का एक पन्ना, इसके साथ ग्रामर और राइटिंग सेक्शन भी है। तो जिसकी पढ़ाई होती चलेगी मैं अकॉर्डिंगली सिलेबस आपको पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान में रखिए कि 15 प्रश्न आपको और बनाने हैं, 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न इस पाठ से ढूंढकर आपको और 15 कम से कम बनाने होंगे। तो 15-5 कितने हो जाएंगे? 20, यानी 15 क्वेश्चन आपके पास और रहेंगे। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगी टेस्ट के लिए तो हो सकता है कि मैं 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए आपको प्रश्न, जैसे आप जो प्रश्न लिखेंगे जब 1 नंबर का होगा थोड़ा छोटा लिखेंगे, लेकिन वही प्रश्न अगर 2 नंबर में आ जाएगा तो थोड़ा बढ़ा देंगे।
तो कहने का तात्पर्य है कि आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये पाठ को खोलिए शुरू से ही और इसके अनुसार पहला जो प्रश्न है कि कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी। यहाँ कथा नायक कौन है? लेखक। हाँ, कथा नायक यानी लेखक। तो लेखक की रुचि किन कार्यों में थी, किन किन कार्यों को लेखक करना पसंद करता था, उसके बारे में आप लोग किताब देखकर ही बताइए। हाँ। हम्म, हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर लेखक के बारे में कहा जा रहा है कि कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी, यानी पढ़ाई छोड़कर, इसको भी थोड़ा जोड़ लेंगे। कथा नायक की रुचि पढ़ाई छोड़कर बाकी सभी कार्यों में उनकी रुचि थी। जैसे हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर कंकड़ियां उछालना। पेज नंबर दिया हुआ है 56 में दिया हुआ है ना। हाँ, कथा नायक की रुचि हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर कंकड़ियां उछालना, कभी कागज की तितलियां उड़ाना और कहीं कोई साथी मिल गया तो उसके साथ गप्पे मारना, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद जाना और फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद लेना। इन्हीं सब कार्यों में लेखक की या कथा नायक की रुचि थी। आई बात समझ में? सबको आई मेरी बात समझ में? हाँ, इसी तरह से जवाब आपको लिखना है और ये सब आप CW कॉपी में ही लिखेंगे। ठीक है, पहले मुहावरा लिख लेंगे, उसका अर्थ लिख लेंगे और उसका वाक्य भी प्रयोग कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि वाक्य आप अपने मन से, हो सकता है पाठ के आधार पर बनाइए। और एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी कि कभी भी वाक्य का निर्माण सर्वनाम शब्दों से नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? बात आ गई समझ में ना? सर्वनाम शब्दों से किसी भी वाक्य की शुरुआत नहीं होती है, मार्क्स कट जाता है। ठीक है, जैसे हाथ पांव फूल जाना। अब यहाँ पर दिया हुआ है हाथ पांव फूल जाना, इसका पहले अर्थ आप ब्रैकेट में लिखेंगे, घबरा जाना या डर जाना। लेखक के बड़े भाई अपने छोटे भाई को समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारा हाथ पैर तुरंत फूल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम तुरंत घबरा जाओगे। हाँ, तुम्हारे हाथ पांव तुरंत फूल जाएंगे मतलब तुरंत तुम घबरा जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पाठ के आधार पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी सर्वनाम शब्दों से वाक्य की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब, हाँ, हमेशा बड़े भाई, जब छोटा भाई खेल कूद का आनंद उठा लेता और जब उसे लगता कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत समय बीत गया है, तो वो घर में, हॉस्टल में छिप कर दबे पैर जाता था। और जैसे ही भाई साहब से सामना होता था तो भाई साहब क्या पूछते थे? कहाँ थे? और हमेशा यही सवाल भाई साहब उसी ध्वनि में पूछते और लेखक के पास इसका जवाब केवल मौन रहता। वो कभी भी भाई साहब का विरोध नहीं कर पाते और चुपचाप सिर नीचे करके उनकी बातों को सुनते रहते, कोई जवाब नहीं देते थे। लेकिन भाई साहब हमेशा छोटे भाई से गुस्से में एक ही प्रश्न पूछते और वो प्रश्न यह होता था कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछते, यानी गुस्से की ध्वनि में। लेकिन भाई साहब, लेकिन लेखक कभी भी उनके इस तरह के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देते थे। ठीक है, आपस में बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर, हाँ हाँ,
और उसके मन में क्या बात आ गई थी? हाँ, उसके मन में उसके मन में उसके मन में ये घमंड की बात आ गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, अच्छे नंबरों से वो कक्षा में पास हो ही जाता है ना। तो इस तरह से दूसरी बार पास होने पर किसका माइक ऑन है बच्चों? हाँ, किसका माइक ऑन है? क्यों भाई माइक क्यों ऑन है? एक बार तुम लोगों को कोई बात बोली जाती है तो नहीं समझ में आ रहा है? सुमित कुमार, मैं अभी तुमको हटा दे रही हूँ, अभी तुमको मैं ये कर दे रही हूँ, ब्लॉक यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ। तब से बातें किए जा रहा है, बदतमीज कहीं का। बात करने वाले स्टूडेंट को मैं हटा दूंगी यहाँ से। बात करने आते हो कि पढ़ाई करने आते हो? चलिए ठीक है, फिर दूसरी बार पास होने पर वही छोटे भाई के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया, घमंड की भावना उसके मन में भर गई, उसके दिमाग में यह बात आ गई कि मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, मैं तो हमेशा अच्छे अंकों से कक्षा में प्रथम आ ही जाता हूं। ठीक है, इसके बाद बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में, हाँ हाँ, बड़े थे, हाँ, वेरी गुड। बड़े भाई साहब छोटे भाई से, हाँ, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब, हाँ, हम्म 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 बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिखते और कभी किसी शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते और इन ऐसे शब्द रचना करते जिसका कोई आपस में अर्थ नहीं निकलता हो। ठीक है, इस तरह से बड़े भाई कभी कभी ऐसी ये इस तरह का काम करते थे, कभी कभी कोई ऐसा शब्द लिखते जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके प्रश्न हुए। अब इसमें आपको कम से कम 10-15 प्रश्न और जोड़ लेने होंगे। जैसे कल मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को, लिख लीजिए और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। कुछ मैं बता दे रही हूँ, कुछ खुद से लिखेंगे आप लोग। लिख लीजिए, रफ कॉपी में फिलहाल अभी लिखिए, जब फेयर कीजिएगा उस समय लिख लीजिएगा प्रश्न। ये 5 के अलावा आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। ये 5 तो किताब में दिया ही है, समझ में आ रही है बात? हाँ, ये 5 क्वेश्चन तो दिए ही हैं, इसके अलावा लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? बड़े भाई साहब किस मामले में, बड़े भाई साहब किस मामले में
बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? हो गया? लिख लिए प्रश्न बच्चे? आप लोग सब लोग हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बड़े भाई साहब किस भवन की बुनियाद मजबूत डालना चाहते थे? बड़े भाई साहब किस भवन की बुनियाद मजबूत डालना चाहते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? हाँ, किस भवन की बुनियाद बताइए? शिक्षा रूपी भवन। शिक्षा रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। चलिए फिर नेक्स्ट। लेखक की उम्र और उनके छोटे भाई की उम्र कितनी थी? लेखक की उम्र और उनके छोटे भाई की उम्र कितनी थी? यानी लेखक की उम्र और छोटे भाई की उम्र कितनी थी, दोनों लिखना है। ठीक है? हाँ, लेखक हाँ हाँ, लेखक के बड़े भाई और लेखक, उन दोनों की उम्र कितनी थी? लेखक के बड़े भाई और लेखक की उम्र कितनी थी? तो लेखक की उम्र कितनी थी? 9 साल। और 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 बड़े भाई की 14 वर्ष। हाँ हाँ, इस तरह से लिखना है। उसके बाद बता रही हूँ फिर। सालाना इम्तिहान में लेखक और बड़े भाई साहब के साथ क्या हुआ? सालाना इम्तिहान में लेखक और उनके बड़े भाई के साथ क्या हुआ? सालाना इम्तिहान में। हम्म, सालाना इम्तिहान। इम्तिहान यहाँ दिया हुआ है छोटी ई, आधा म में हर्षिकार, त हकार हा न, इम्तिहान। गलत वर्तनी नहीं लिखोगे। सालाना इम्तिहान में लेखक और उनके बड़े भाई के साथ क्या हुआ? ठीक है? अच्छा। हम्म, उसके बाद रावण किस तरह का राजा था? रावण किस तरह का राजा था और संसार के सभी राजा उसे क्या देते थे? रावण किस तरह का राजा था और संसार के सभी राजा उसे क्या देते थे? लिखे। रावण किस तरह का राजा था और संसार के सभी राजा उसे क्या देते थे? क्या आंसर होगा? बताओ। हाँ, कर यानी टैक्स, है ना, उसे कर देते थे। उसके बाद लिखिए, कौन से देवता रावण के दास थे? कौन से देवता रावण के दास थे? हाँ, आग और पानी के देवता। ठीक है? आग और पानी के देवता
उसके दास थे। अच्छा, स्वर्ग में स्वर्ग से नरक में कौन ढकेल दिया गया? हम्म। भीख मांग मांग कर कौन मर गया? भीख मांग मांग कर शाहिरुम। हाँ, ये सारे एक शब्द के आंसर हैं। इसको एक शब्द में या एक वाक्य में भी लिख सकते हो। ठीक है, शाहिरुम। इसके बाद बता रही हूँ फिर। हम्म। समय की पाबंदी पर कितने पन्नों में लेख लिखने को कहा गया? हाँ, 4 पन्नों में। पाठ के हिसाब से 4 पन्नों में। और तुम लोग देखो, तुम लोग भी कुछ बताओ मुझे, सब मैं ही बताऊं? तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? और क्या बन सकता है? एक दिन संध्या के समय लेखक क्या लूटने दौड़ा जा रहा था? कनकौवा लूटने या पतंग लूटने। एक दिन संध्या समय लेखक क्या लौट लूटने के लिए दौड़ा जा रहा था? हो गया। उसके बाद लिखो, लेखक के अनुसार लेखक के अनुसार 8वां दर्जा पास व्यक्ति क्या बन जाते थे? ये लेखक के बड़े भाई के अनुसार, लेखक नहीं, लेखक के बड़े भाई के अनुसार, लेखक के बड़े भाई के अनुसार 8वां दर्जा पास 8वां दर्जा पास करके व्यक्ति क्या बन जाते थे? ऊपर नायब तहसीलदार कॉमा दे देकर लिखोगे, नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट। इतनी चीजें हैं। ठीक है। हाँ, क्या प्रेरणा मिलती है बताओ? प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी बताओ। बड़े भाई साहब पाठ के अनुसार क्या प्रेरणा मिलती है? कुछ प्रेरणा मिलती है इस पाठ से? हाँ। और हाँ, यानी अनुभव। हाँ, वेरी गुड। और ये भी तो हाँ हाँ, ये भी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि किताबें पढ़कर हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। है कि नहीं बच्चों? जबकि लेखक के माता पिता बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत कम पैसे में ही वो अपने 9 परिवार में 9 सदस्य थे और उनका भरण पोषण वे बहुत कम पैसे में कर लेते थे। तो किस तरह से करते थे? अनुभव के आधार पर। यानी किताबी ज्ञान से हम किताब पढ़कर हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव कैसे हम अर्जित कर सकते हैं बताइए? इस दुनिया को देखकर, समझकर, इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर। यानी जितने हमसे बड़े लोग होंगे वो हमसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है हमसे। अब मान लो 15 साल का
15 साल का लड़का और 45 साल का लड़का, जो 45 साल का युवक है वो तो दुनिया ज्यादा देखा है ना 15 साल की उम्र के लड़कों से, तो उसका अनुभव ज्यादा होगा ना। हाँ, तो हम किताबी ज्ञान से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। ठीक है। उसके बाद और क्या इस पाठ से प्रेरणा मिलती है? आ? हाँ, कि रटंत विद्या पर बल नहीं दिया गया है, रटंत विद्या को यहाँ पर गलत बताया गया है। यानी हम जो भी पढ़ें सोच समझकर पढ़ें, ताकि अगर कोई शब्द हम अगर भूल जाते हैं तो फिर उसकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर रटंत विद्या पर प्रहार किया गया है कि रटंत विद्या नहीं होना चाहिए, यानी पुरानी परंपरागत जो पढ़ाई है उसकी कमियों पर लेखक ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है। उसके बाद और हाँ, लेखक के बड़े भाई साहब के लेखक मास्टर ने, हेड मास्टर साहब ने, दोनों स्कूल में थे। हाँ, तो ये लेखक या उनके बड़े भाई के जो हेडमास्टर साहब थे वो किस विद्यालय से उन्हें पढ़ाई की थी? एमए उन्होंने कहाँ से किया था? ऑक्सफोर्ड। वो कितने रुपए तनख्वाह पाते थे? एक 1,000 रुपए वो तनख्वाह पाते थे। उनके घर का प्रबंध कौन करता था? हेडमास्टर साहब थे। हाँ हाँ, क्योंकि 1,000 रुपया वो तनख्वाह पाते थे, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वो घर चलाने में असमर्थ थे। तो मजबूरी में घर कौन चलाता था? उनकी बूढ़ी माँ, है ना, जो अपने अनुभव के आधार पर घर को चलाती थी। ठीक है। हाँ, क्या मिला हुआ था? क्योंकि बड़े भाई थे तो छोटे भाई को हमेशा समझाना और यह नजर रखना कि उनके रहते हुए गलत रास्ते पर न चल पड़े, है ना। हाँ, कितने थे? 9 लोग। हाँ, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग प्रश्न का निर्माण कर लेंगे।